ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। भाई जिसने नित दीन सताए हों वो दया दिखाना क्या जाने। जिसने नित दीन सताए हों वो दया दिखाना क्या जाने। जो खून गैर का पीते हैं वो दर्द पराया क्या जाने। जो नरम रुई के गद्दों पर सोते हैं ओढ़ लिहाफ नए वो हाथ सेक कर अग्नि पर एक रात बिताना क्या जाने। जिनके खत्ती और खासों में खाद्यान्न पड़ा सड़ जाता हो मटरा की सूखी रोटी को वो नमक से खाना क्या जाने। ये गिरने का गम नहीं था गिर के जो संभल जाते। ये दुनिया बदल रही है कुछ हम भी बदल जाते। गिर जाता है गर्क में जिस समय ये उन्नत देश ऊंचा करते हैं फिर इसे वेदों के उपदेश। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान सम्माननीय आदरणीय हैं। अभी जिनके सुंदर विचार सुने सम्माननीय शास्त्री जी और कैप्टन साहब आगे आ जाओ। आप पहले भी मुझे मिले थे ऐसे ही थे अब भी ऐसे ही हैं। मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं दिया क्योंकि हल्के शरीर के हैं। हमारे जैसा भारी शरीर तो है नहीं। हमारे सम्माननीय विजय जी बैठे हुए हैं। कहने लगे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ देवीर जी मुझे पता है 13 नंबर तो सबसे बाद में ही आएगा। वो आ भी गई और वो कहने लगे भाई तेरा गाने का तरीका भी ठीक ठाक है पर तेरा मुंह भी बड़ा चौड़ा है। अब मैं क्या करूं ये तो परमात्मा की देन है भाई। सज्जनों बंधु मंच पर विराजमान महानुभाव आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान जी मंत्री जी कोषाध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ सदस्य महानुभाव सम्माननीय रमेश जी सज्जनों बंधु ज़्यादा समय नहीं है और भूखी प्यासी बैठी हुई मेरी माता और बहनों रोटी तो खाई होंगी आपने। जो आर्य समाज से प्रेरित हैं उन्होंने तो चावल और दाल खूब मिला के खाई है। कोई बात नहीं। और विशेष बात वैसे तो सम्माननीय विजय जी ने कह दिया कि ये जो उत्सव है ये हमारा पर्व है। क्या है बोलो जी। ये पर्व है और पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। जैसा कि शास्त्री जी ने निवेदन किया कि आसपास के गांव में प्रचार करते करते यहाँ पर मुख्य केंद्र बना दिया जाए। क्यों जी स्वामी जी महाराज उपस्थिति होती है तो अच्छा लगता है। अभी रक्त रंजित इतिहास लोहारू का आप सुन रहे थे। मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज का कितना बड़ा योगदान। अरे नीम में जो गड़ गए हैं उन पत्थरों को याद कर लो। ये भवन जो बना हुआ है नीम में जो गड़ गए हैं उन पत्थरों को याद कर लो और जो नहीं देते दिखाई उन सरों को भाई जो नहीं देते दिखाई उन सरों को याद कर लो। आजादी तो ले आए पर आजादी से प्यार करो और आजादी लाने वालों का तुम हृदय से सत्कार करो। भाई आजादी लाने वालों का तुम हृदय से सत्कार करो। मेरे जो बाबा थे वो भी गौ रक्षा आंदोलन में गए और मेरे बाबा को मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा जो है बहुत मोटे तगड़े और मेरे से भी इतने लंबे थे मेरे बाबा। उस समय के लोगों को आपने देखा होगा जो बड़ी उम्र के लोग हैं कितने बलिष्ठ शरीर हुआ करते थे। गेहूं की रोटी तो उन्होंने देखी नहीं। चना जौ ये मिला करके और सब्जी की तो बात छोड़ दो। सब्जी कहाँ से आवे फिर तो
ये मक्खन उस पे जिसे लौनी घी कहते हैं, और कोई चटनी रख ली या नमक बुरक करके जय श्री राम कर लिया, बलिष्ठ शरीर था। क्यों जी? आज हमारी माताएं बहनें जो व्रत कर रही हैं, ये व्रत की जरूरत नहीं थी। अच्छा माताओं, आप में से जो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी हो वो बता दे कि कभी पहले की माताओं ने ये व्रत रखा हो करवा चौथ का? उन्हें पता ही नहीं होता था, सारा दिन करवा चौथ में ही निकल जाता था खेत में। उन्हें बुरा मत मानना, मुझे पता है ये बहन जी एक बार पहले आई फिर चली गई, ये भी दोबारा इसीलिए आई है कि वो मथुरा का एक आया हुआ है चौड़े मुँह वाला, उसका प्रोग्राम सुन लो। मैंने सुबह भी निवेदन किया और दोबारा भी फोन आ गया घरवाली का कि तुम वहीं पड़े रहो, मैं तो जैसे करूंगी वैसे कर ही लूंगी। अब उम्र घटती है बढ़ती है, आप जानते हैं। और देखो तुम बड़े चाव से मुझे सुनते हो, बुलाते हो शास्त्री जी, और मेरी घरवाली क्या कहती है, जबकि बढ़िया भजनोपदेशक हूं, और वो मुझसे क्या कहती है, तुम केवल भजन गाना जानते हो और कोई काम जानते ही नहीं हो, जो बेड़ा गर्क। विजय जी, वैसे मैं सब्जी वगैरह कुछ ले नहीं जाता हूँ, मुझे काम नहीं है, बच्चे ले आते हैं, वो स्वयं ले आती है। सब्जी आदि खरीदना ये माताओं का काम है कि नहीं बोलो? और हम बीच में ज़्यादा दखल देंगे तो पता लग जाएगा। मैं बैंगन ले गया, उसमें ज़्यादातर बैंगन काने निकले, तब उसने कहा तुम कुछ जानते नहीं हो, तुमने किसने बोला था तुम सब्जी लेकर के आओ? गर्मी के मौसम में तरबूज खरबूज बेचने वाला जो रेडी पर आते हैं विजय जी, वो आ गए। मैंने भी सोचा देवी बाहर से आया है, घर वालों को थोड़ा सा खिला दे। मैं लेने चला गया तरबूज, और उसने काट करके मुझे चखाया, इतना मीठा विजय जी, कमाल हो गया। मैं लेकर के घर पे आया, वो आगे चला गया थोड़ा, और घर पे लाया, घरवाली ने बच्चों ने खा करके देखा तो कहने लगे ये देख लो, ये है इनका दिमाग, क्या उठा लाए। मैंने चखा तो वो भी मीठा ही नहीं था। मैंने कहा कमाल। मैं दौड़ करके जितना बचा था लेकर के गया, भले आदमी ये क्या है देख। उसने कहा बाबूजी मैंने तो आपको चखा करके दिया था। मैंने कही दूसरा दे दे यार। उसने उस चाकू से चखाया और दूसरा दे दिया। कुलदीप जी बड़ी बीमारी है, लाया वो भी ऐसा ही। मैं उसके पास में गया, भले आदमी ये बता, तेरे पास में आता हूं तो मीठा होता है और जब घर में ले जाऊं तो कहने लगा बाबूजी दुकानदारी चलाने देना, आप अच्छे हैं इसलिए मैं एक बात बता रहा हूं क्या कि बाबूजी मुझे तो ये सामान बेचना है, मैंने चाकू में थोड़ी सी सैकरीन लगा रखी है। क्या लगा रखी है बोलो? सैकरीन। ये मीठी होती है, बहुत देर तक चाकू में वो रहती है, वो चखा दिया, आप ले गए। मैंने कही भले आदमी ये गद्दारी क्यों कर रहा है? भले आदमी, अरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों करवा रहा है? अरे तुझे खुले में बेच ले, कौन मना कर रहा है तेरे से? पर ये बीमारी तो पैदा मत कर। अरे पुराने लोगों को याद करो, मुझे ये गीत याद आ गया, वरना तो बातों ही बातों में जीवन निकल गया और निकल जाएगा। अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए, वो वतन के वास्ते, भाई वो वतन के वास्ते सब कुछ लुटा कर चल दिए। अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए। करते रहे वो, कर्तव्य का पालन करते रहे वो, हिम्मत से आगे
रहे वो कामयाबी उनको मिली है, कामयाबी उनको मिली है। क्रांति का सबसे आगे, क्रांति का सबसे आगे झंडा उठाकर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए। वो वतन के वास्ते, वो वतन के वास्ते सब कुछ लुटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए। कितनी मुसीबत आई ये सर पर, कितनी मुसीबत आई ये सर पर, थीगा तुम्हें ब्रह्मचर्य की शक्ति, थीगा तुम्हें ब्रह्मचर्य की शक्ति। चापलूसी की जलालत को मिटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा के चल दिए। वो वतन के वास्ते, वो वतन के वास्ते सब कुछ लुटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए, अपने हाथों जो खुदी को खुद मिटा कर चल दिए। याद रखना, ये इतिहास वीरों से भरा पड़ा है। सज्जनों बंधुओं, आप सभी ने एक वाक्य पढ़ा होगा, सम्मानीय बाबूजी, वीर भोग्या, वीर भोग्या वसुंधरा। इसका तात्पर्य क्या है? ये भूमि वीरों के लिए बनाई गई है, कार और कमजोरों की पूजा इस देश ने ना कभी की है और ना कभी बोलो कोई। कभी किसी ने किसी आलसी का कोई इतिहास लिखा है विजय जी? अरे यहाँ तो बहादुर वीरों का इतिहास लिखा जाता है जी। चलो मान लिया रामलीला में एक पात्र आता है जिसका नाम है कुंभकर्ण। क्या नाम है बोलो जी? और कुंभकर्ण एक बात के लिए फेमस है विजय जी, कौन सी? वो 6 महीने सोता है और बोलो 6 महीने जागता है। अब इसमें ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं ये सोचता हूं कि कम से कम कुंभकर्ण 6 महीना सोने के बाद 6 महीने जाग तो जाता था। क्यों जी? 6 महीना सोने के बाद वो जाग तो जाता था, लेकिन हम तो आजादी के बाद में ऐसे सो गए, ऐसे सो गए जो अभी तक भी बोलो जागने में नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हो गया है। लाखों जगाने वाले आए फिर भी ना जग पाए, तुम्हें क्या हो गया है? और जिन्होंने तुमको गले लगाए तुमने वही मिटाए, तुम्हें क्या हो गया? भाई अपनों के संग रोज लड़ाई, गैरों से नित प्यार किया, इसी वजह से भोले भारत बेड़ा तने मझधार किया। भाई इसी वजह से भोले भारत बेड़ा तने मझधार किया। विचारणीय प्रश्न है, हम गलती पर गलती करते रहे। ये फूट का जो अंजाम जो अभी तक भी भोग रहे हैं प्यारे सज्जनों, आज भी वही है। क्या कहें? राजनीति के बारे में तो ये आर्य समाज ज्यादा कुछ कहता नहीं है, याद रखना।
हम तो अपनी बात कहते हैं, क्यों जी? उन लोगों को बार बार क्यों याद दिलाया जाता है जो अपने जीवन को तिल तिल करा करके समाज और राष्ट्र के लिए सौंप करके चले गए। ये बड़ी बड़ी आर्य समाज मंदिर खड़े हुए हैं, इनमें एक ही बात है, अगर आर्य वीर दल समर्पित है, आर्य समाजों को बचाने के लिए आर्य वीर दल समर्पित है, याद रखना। एक सभा और चल पड़ी है, हरियाणा की है वो, क्यों जी? अब पता नहीं क्या हो गया है उन लोगों को, परंतु याद रखना प्यारे मित्रों, बिगाड़ में कुछ नहीं रखा है। ये फूट की तो बात है, फूट की तो बीमारी ने देश को गर्त में डाल दिया। अरे पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी जेल में ले गया, ये काय का परिणाम था बोलो जी? फूट का परिणाम था। जयचंद ने गद्दारी कर दी, उसमें थोड़ी सी कमी थी, इतिहास को दोहराऊंगा नहीं, परंतु ये कहना चाहता हूं प्यारे सज्जनों, दूजी बार भारत की किस्मत जयचंद राजा फोड़ गया, दूजी बार भारत की किस्मत जयचंद राजा फोड़ गया, और बाकी रही सही को गौरी आके निचोड़ गया। शाहजहां से बदला लेने अमर सिंह राठौर गया, और रिश्वत लेकर शीश काटने साला अर्जुन भाई बहना अपनी राण बनाई, खपा के रिश्तेदार दिया, इसी वजह से भोले भारत बेड़ा तने मजदार किया। विचारणीय प्रश्न है सज्जन, और याद रखना मोहम्मद गौरी बार बार हार करके जाता है, लेकिन जयचंद्र ने पत्र लिखा, मोहम्मद गौरी अब की बार तुम आ जाओ, तुम्हारी जीत करा के भेजूंगा। गौरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीत करके आऊंगा, कि बिल्कुल आप आइए। एक युक्ति बता देता हूं कि जिस समय तुम्हारा युद्ध हो उस समय 100 से गौओं का लारा सामने खड़ा कर देना, पृथ्वीराज चौहान अपने हथियार डाल देगा। ये युक्ति किसने बतलाई बोलो जी? जयचंद ने। और ऐसा ही हुआ, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके गजनी में ले गया। कौन बोलो जी? मोहम्मद गौरी। और जब मोहम्मद गौरी जेल में डाल दिया है, और आप जानते हैं दोनों आंखें, देर न लगाई, आंखों को समाप्त करवा दिया। लेकिन आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार के एक कवि थे जिनका नाम था बोलो जी चंद्रवीर वरदाई। क्या नाम था बोलो? चंद्रवीर वरदाई। वो उस समय बाहर गए हुए थे जब ये चौहान को पकड़ा था। आए, उन्हें पता लगा तो उन्होंने फकीर का, साधु का वेश धारण कर लिया, और साधु का वेश धारण करके सज्जनों, भाई और बहनों, माताओं, कहां पहुंच गए? गजनी, मोहम्मद गौरी के पास। साधु का वेश था, फकीर बने हुए थे। और कवि ने क्या लिखा जरा सुनो तो सही। अरे चंद्र कवि कविराज पहुंच गया गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। चंद्र कवि कविराज पहुंच गया गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। और क्या कहा? दिल्ली के सम्राट वीर शहाबुद्दीन फतेह ये दिल्ली ऊपर आई है, इसीलिए तो आज आपको आया देने बधाई है। इसीलिए तो आज आपको आया देने बधाई। सहनाई है बजी आपने रख लिया सर पे ताज बड़ाई करता है। चंद्र कवि कविराज पहुंच गया गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। चंद्र कवि कविराज। और क्या कहने लगा चंद्रवीर वरदाई? अरे गौरी, मैं तो तुम्हें दाद देने आया हूं। और जब कभी मैं दिल्ली में जाता था तो एक बात सुनता था। मोहम्मद गौरी को बातों में समझाने लगा। और क्या? कई बार दिल्ली जाकर तारीफ सुनी चौहान की। कई बार दिल्ली जा
कविराज पहुंच गया, गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। ये कहा मैंने दिल्ली में कई बार सुना है, वो बहुत अच्छे तीर चलाना जानता है, बातों में उलझाने के लिए कहा। पर गौरी तुझे एक बात की पता ही नहीं है क्या? इसी बात को बताने के लिए तो मैं आया हूं कि क्या है कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। मोहम्मद गौरी ने न कहीं पढ़ा था न अब तक सुना था कि कोई शब्द भेदी बाण भी होता है, कि ये क्या कला होती है, कि ये कला ऐसी होती है आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और जब कोई व्यक्ति शब्द बोलता है, कुछ बोलता है तो ये करिश्मा दिखाता है तीर। मोहम्मद गौरी सोचने लगा कि जब मैंने इतनी बड़ी फतेह कर ली है तो ये तमाशा भी देख ले कि कौन दिखाएगा इसको, कि इस तमाशे को तो जो कैद किया है जिसका नाम चौहान है वो ही दिखा सकता है। मेरे देश के अंदर दो ही लोग हुए हैं शब्दवेदी बाण के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, राजा दशरथ और दूसरे बोलो पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस बात को सुनकर के मोहम्मद गौरी ने एक बात कही कि बाबा फकीर तुम्हें कुछ पता है? कि बोलो क्या? अरे गौरी बोला 10 दिन से ना रोटी उसने खाई है। गौरी बोला 10 दिन से ना रोटी उसने खाई है। मुझको जल्दी देओ मिलाई है। चंद कहे चौहान से मुझको जल्दी देओ मिलाई है। आई है शुभ घड़ी बजेगा देवेंद्र का साथ बड़ाई करता है। आई है शुभ घड़ी बजेगा देवेंद्र का साथ बड़ाई करता है। पर चंद्र कभी कविराज पहुंच गया गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। चंद्र कभी कविराज पहुंच गया गजनी मेरा गाज बड़ाई करता है। गौरी ने कहा 10 दिन से उसने रोटी नहीं खाई है, वो दिखाएगा ये करिश्मा। बिल्कुल चंद्र कवि के शरीर में एकदम शरीर के अंदर बिजली सी कौंध गई और कहने लगा गौरी क्या 10 मिनट के लिए मैं चौहान से मिल सकता हूं? तो गौरी थोड़ी देर चुप रही और दिमाग में बात घुमाने लगे, कहने लगे कि ऐसा मैंने सुना है राजा जोगी अगिंजल इनकी उल्टी रीत और बसती रहना परशुराम ये थोड़ी राखें। भाई भारत का फकीर है, न जाने क्या हो जाए, पर आया है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट का समय देते हैं। बाबा आप जाइए, 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है। एक हलकारी को अख्तर नाम के सिपाही को बुला करके और कहा कि जो मैंने दिल्ली से कैद किया है उस कैदी को, चौहान नहीं कहा, क्या कहा, उस कैदी को ले जा करके और बाबा जो आए हैं इनको मिला दो। सज्जनों बंधुओं जा करके देखा एक बहुत छोटी सी कोठरी में पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत भारी जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से बंधा पड़ा है, हाथ पैर। और चंद्रवीर बरदाई ने सबसे बड़ा करिश्मा क्या देखा कि उसकी दोनों आंखों में से आंसू नहीं खून बह रहा है, खून बह रहा है आंखों को देख करके। प्यारे सज्जनों चंद्रवीर बरदाई एक बात कहने लगा, अरे उसको पता नहीं है चौहान को कि मुझे आज मिलने के लिए कोई भारत का मेरा ही कोई कवि आया हुआ है, क्योंकि वो तो अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी इधर झूलता है कभी इधर झूलता है, उसमें भी पैनी पैनी कीलें लगी हुई थी छोटी सी कोठरी में, क्योंकि इधर झूलता है तो वो पैनी कीलें चौहान को चुभती हैं। और बस सज्जनों क्या हुआ, अरे देखा जब चौहान को और रोने लगा कविराज, हाय वीर कैसी भई ये हालत तेरी आज। तन सूख भयो अंजर पंजर और शेर श्यार के शेर भय आधीना, संकट कट क्रूर पड़ो भयो है गयो तेरो दूबर जीना।
और सज्जनों, कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, वीरेंद्र वीर। उनकी लेखनी के गीत में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यारे सज्जनों, चंद्रवीर वरदाई क्या क्या देखा है उसने। और दिल्ली का सम्राट जेल में और गिने मौत की घड़ियां, और कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां। दिल्ली का सम्राट जेल में गिने मौत की घड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में की हथकड़ियां हो, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां। और क्या मूछ बड़ी रोवीला चेहरा, छिनी आंख की शक्ति, कपड़े फटे हाथ घुटनों से झील रहा कंबती। पृथ्वीराज चौहान वर्ष 45 का है व्यक्ति, चंद्र कभी गया मिलने जेल में यही राज की भक्ति। बैठा उठा नहीं जाता है, सूख गई अंतड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां। दिल्ली का सम्राट जेल में गिने मौत की घड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां। ये सारा दृश्य देख रहा है। अब चौहान को कोई पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन प्यारे मित्रों, सामने जो चौहान था चंद्र कवि वरदाई के लिए तो वो महाराज ही है। लेकिन क्या हुआ, करके नमस्ते पृथ्वीराज को चंद्रवीर वरदाई, करके नमस्ते पृथ्वीराज को चंद्रवीर वरदाई। दिल्ली पथ का दृश्य देख रहा नैनो नीर बहाई, दिल्ली के सम्राट आज क्या हालत हो रही भाई। ताज वो है गीदड़ ने शेर को लिया कैद कराई, ताज वो है गीदड़ ने शेर को लिया कैद कराई। हीरे मोती जवाहरात की हो, हीरे मोती जवाहरात की टूट गई सब लड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां, कभी कभी बज उठे हाथ में लोहे की हथकड़ियां। जब नमस्ते का शब्द सुनाया, जानी पहचानी आवाज चौहान के कान में गई, तो मानो चौहान ऐसे जागाए जैसे मानो वन में कोई सोता हुआ शेर जाग जाता है। अरे कवि, मुझे तो आवाज आपकी आ रही है, आप यहां? कि चौहान घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, केवल 10 मिनट का समय है, तुमसे 2 बात करने आया हूं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखें कैसे गई कि आंखों का हाल मत पूछो। जिस समय मुझे पकड़ करके लाया गया, उस कोठरी में एक सरदार और 4 लोग आकर के पैनी पैनी गरम सलाखें करके मेरे आंखों में डाल दी। मैं क्या कर सकता था? इन बातों को सुनकर के एक बात कह दी चंद्रवीर वरदाई ने कि चौहान मैं इसलिए आया हूं
कि जिसने तुम्हें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने तुम्हें कैदी बना करके लाया है मोहम्मद गौरी, उसका सर तुम्हारे कदमों में देखना चाहता हूं। मैं ये आशा लेकर के आया हूं और ये काम तुम्हें करना है चौहान। चौहान कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं, शरीर के अंदर से पूरा खून निकल चुका है। अरे नहीं, तुम तो मेरे लिए दिल्ली के वही बादशाह हो जो तुम्हारी आंखों से कोई व्यक्ति आंख नहीं मिलाता था। लेकिन चौहान एक बात कहने लगा, चंदवीर बड़दाई अब मुझे सम्राट मत कहो, तो क्या कहो? अंधा कह के बोलो मुझसे, मैं दिल्ली का नहीं हूं नरेश, सुनो कबीरा। अंधा कह के बोलो मुझसे, मैं दिल्ली का नहीं हूं नरेश, सुनो कबीरा। फसली चर चर करती है, मरने को दम भरती है, अलग हुआ भारत माता से, नस नस मेरी बिखरती है। अलग हुआ भारत माता से, नस नस मेरी बिखरती, झरती है कमजोरी की बूंदे, अब ताकत ना है से, सुनो कबीरा। अंधा कह के बोलो मुझसे, मैं दिल्ली का नहीं हूं नरे, सुनो कबीरा। इतनी बात कही पाया था, इतनी में हल्का आ गया, कहा बाबा चलो समय समा और जो कुछ कहना है कह दीजिए। चौहान को अंतिम समय में चंदवीर बड़दाई ने कहा, जो मैं कह करके जा रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा और पल भरी सभा के अंदर ये करिश्मा तुम्हें चौहान दिखाना पड़ेगा। सारी महफिल जमा होगी, अरे गजनी के जितने स्त्री पुरुष हैं सब होंगे, आंखें तो तुम्हारी नहीं होंगी लेकिन जज्बात वही होगा। मैंने जा करके सब कुछ प्लान बना दिया है। प्यारे सज्जनों, इतने में मोहम्मद गौरी पीछे से चला आ रहा है और कहा, फकीर तुमने मिल लिया जो बात कहनी थी कह दी, जरा पूछ लो इस कैदी को जो आप कह रहे थे कोई तमाशा दिखाता है, ये शब्द वेदी बाण नहीं, ये जो तमाशा दिखाता है उसको पूछ लो कि मैंने कह दिया, कल ऐलान करवा दो भरी सभा में ये तमाशा दिखेगा। लेकिन जाते जाते मोहम्मद गौरी ने प्यारे सज्जनों अख्तर नाम के सिपाही को एक आदेश दे दिया। और क्या आदेश दिया? अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, ये मेरा कहा मानना, तू मेरा कहा मानना, मेरा कहा मानना, तू मेरा कहा मानना। अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, ये मेरा कहा मानना, तू मेरा कहा मानना, ये मेरा कहा जानना तू। लाते और मुखों से रोग डालना मलीन पर, लाते और मुखों से रोग डालना मलीन पर, गिर जाए जमीन पर तो कोड़ों से संभालना, गिर जाए जमीन पर तो कोड़ों से संभालना, ये मेरा कहा मानना, तू मेरा कहा मानना, मेरा कहा मानना, मेरा कहा मानना। अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, अख्तर कैदी की आंखों में नींबू मिर्च डालना, ये मेरा कहा मानना, ये मेरा कहा मानना, मेरा कहा मानना, मेरा कहा मानना। इतना कहना हुआ, चौहान ने एक शब्द बोल दिया, चंदवीर बड़दाई ये तो तुमने कह दिया नींबू और मिर्च के लिए,
लेकिन मेरी तरफ से एक चीज और डलवा देना, तुम्हारी पूरी तमन्ना पूरी हो जाए। अख्तर नाम के सिपाही से कह देना नींबू और मिर्च के साथ में नमक भी मिला दे तो और अच्छा। चंद्रवीर वरदाई कहता है रस्सी जल गई, बोलो बल नहीं गई। खैर चंद्रवीर वरदाई को साथ में लेकर के मोहम्मद गौरी आ जाते हैं और रात भर नींबू मिर्च नमक उन फूटी हुई आंखों में डलता रहा। ये कोई कहानी नहीं कह रहा, वीरेंद्र वीर ने इस कविता को लिखा है। हो सकता है आपने सुनी हो, गीत बहुत लंबे हैं, लंबे गीत से कोई मतलब नहीं। जो प्रसंग है वो निवेदन करना है कि कितने बड़े बहादुर देश के अंदर पैदा हुए, अपने यहाँ नहीं विदेश में भी जाकर वो झंडा गाड़ा है। प्यारे सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे तैसे रात बीत जाती है, सुबह हल्का पहुंचता है, तैयार करो। बादशाह मोहम्मद गौरी का आदेश है। और प्यारे सज्जनों ऐसा लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें बांधी गई, वहीं कोठरी के अंदर बड़े मोटे कपड़े से आंखें बांधी गई और इधर उधर से उसको पकड़ करके लाया जा रहा है। और गजनी की जेल में जितने स्त्री पुरुष लोग थे सारे जमाए, बहुत बड़ा फील्ड है और 10 लोहे के तवे गड़वाए दिए हैं, किस लिए कि आवाज के लिए कि आवाज पर तीर चलाता है। मोहम्मद गौरी भी ऊंचे एक सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन बंधुओं, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, जरा वो उस गजनी के मैदान में कौन थे? अरे उस गौरी की महफिल में बैठे तुर्की अफगानी, चंद्र कवि और पृथ्वीराज ये दो थे हिंदुस्तानी। उस गौरी की महफिल में बैठे तुर्की अफगानी, चंद्र कवि और पृथ्वीराज ये दो थे हिंदुस्तानी। चंद्र कवि और पृथ्वीराज ये दो थे हिंदुस्तानी। सात लोहे की लेन में खड़े बराबर भाई, दिल्ली पथिका दृश्य देख रहा नैनो नीर बहाई। तबे सात लोहे की लेन में खड़े बराबर भाई, गौरी नीचे से ऊपर को देता साफ दिखाई। गौरी नीचे से ऊपर को देता साफ दिखाई। चौहान खड़ा हुआ, आंखें बंद हैं। प्यारे सज्जनों, भाई और बहनों, महफिल सजी हुई है। चंद्रवीर वरदाई इधर खड़े हुए हैं पास में, लेकिन मोहम्मद गौरी को तो एकदम ये लगा हुआ था कि ये करेगा क्या। आंखें फूटी हुई हैं, फिर भी कपड़ा बांधा हुआ है, ये क्या तमाशा दिखाएगा। वो कहने लगा, फकीर कितना समय लगेगा तमाशा दिखाने में? कि बस थोड़ा सा टाइम है। क्या चाहिए? कि इसके हाथ में से जो कमान तुमने लूटी थी उस कमान को हाथ में लाया जाए। तो अख्तर नाम के सिपाही को बुला करके क्या, जाओ कबाड़े के अंदर इसकी वो जो दिल्ली से हमने लूटी थी वो लेकर के आओ। प्यारे सज्जनों, वो तीर कमान जब चौहान के हाथ में आया, प्यारे सज्जनों, भाई और बहनों, आप जानते हैं शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन जब शिकार का समय आता है ना तो पूरा जोर लगा देता है। क्यों जी? जैसे वन में कोई बूढ़ा शेर हो गया, अब वो पैर धीरे धीरे रखता है और फूंक मार करके पैर रखता है, फूंक मारता है तब पैर रखता है। कौन? बुढ़ा शेर। एक बंदर ने उसे देख लिया कि भाई ये जंगल का राजा, ये तो बड़ा दयालु बन गया है और फूंक मारता है तब पैर रखता है। किस लिए? कहीं कि मेरे पैर के नीचे कोई चेंटी
आदि ना मर जाए, बड़ा देवता बन गया है, ऐसे देवता के तो चरण स्पर्श करने चाहिए। बंदर के दिमाग में आ गई, वो लपक करके आ गया, आगे आया, शेर से जो है बूढ़े शेर से नमस्ते करने के लिए। अब बुढ़ा तो शेर था, कई दिन से भूखा था, उसने सोचा सामने जब शिकार आ ही गई है तो लपक लिया अपने जबड़े में, उसे बंदर को कैच कर लिया। और जब बंदर को कैच किया तो बंदर सोचने लगा बस तेने तो मौत अपने आप ही बुलाई है, तेने समझा क्या और निकला क्या। जब दबाने लगा तो प्यारे सज्जनों तुरंत बुद्धि की बात कहना चाहता हूं, बंदर को हंसी आ गई। क्या आया बोलो, हंसी कहां आई उसे बोलो। जब शेर के जबड़े में था, मौत करीब थी, अब तो बचने की कोई आशा नहीं थी। ये सोचने लगा कि देखो लोग रो करके जाते हैं, अब मैं मौत से बच तो सकता नहीं हूं, इसलिए हंस करके चल। जब हंसने की आवाज शेर के कानों में गई, कथानक है भाई शास्त्री जी, समझाने के लिए कानों में गई, शेर कहने लगा लोग जो है मौत के नाम से डरते हैं और ये हंस रहा है, इसका कारण पूछना चाहिए। और कारण पूछेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। कथानक के समय शेर कहने लगा क्यों आई तुझे हंसी, क्यों आई, तू तो मौत के मुंह में जा रहा है। ये हंसने का कारण पूछना चाहते हो तो पहले जबड़ा ढीला करो, मुझे बाहर तो आन दो, तभी तो बोल पाऊंगा, मेरी तो पूरी जुबानी बंद कर रखी है तुमने। शेर ने जबड़ा ढबला किया, एकदम फुदक करके वहीं डाल पर बैठ गया, इधर उधर जीभ से चाटने लगा और डाल पर बैठ करके अब वो हंसना तो भूल गया, अब रोने लगा। क्या करने लगा, अब वो रोने लगा। अब शेर को पहली बात तो भूल गया हंसने वाली, अब ये रोने वाली बात याद आ गई कि भाई कमाल है, देख जब तू मौत के मुंह में था तो हंस रहा था, और जब मौत के मुंह में से तू बाहर चला गया, तुझे आजाद कर दिया गया, फिर तू रोता है। इसका कारण कि जंगल के राजा, इसका कारण भी बताऊंगा। मैंने जो सोचा था वो गलत सोच लिया, मैंने तो तुम्हें दयालु समझ लिया कि तुम फूंक मार करके चल लेते, अब बड़े दयालु हो गए, बूढ़े हो गए कोई, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करने गया था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पुराने संस्कार ही जाग जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तू जबड़े में है तो हंस करके चल। देश के अंदर जो बहादुर वीर जितने हुए हैं, बोलो वो फांसी के फंदे पर हंस के गए हैं कि नहीं गए, बोलो। स्वामी जी महाराज क्रांतिकारी लोगों के इतिहास पढ़कर हंस करके गए, इसलिए मैं हंसा। तो रोने का कारण जब तू छूट गया, स्वतंत्र हो गया, अब रोना क्या है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि देश के अंदर ऐसे दयालु पैदा हो गए तो ये देश बचेगा नहीं है। समझना मेरी बात को, कि दिखाते कुछ हैं और बोलो ऐसे देश के अंदर दयालु पैदा हो गए तो ये देश बचने वाला नहीं है, रसातल जाने वाला है। क्या करो, जिनको कुर्सी मिल गई है प्यारे सज्जनों, जितने बड़े बड़े नेता हैं, पहले की बात कर रहा हूं, हम वैसे किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, पर इतना जरूर कहेंगे जो देश का समाज का काम करे वो देवता है। क्यों जी नहीं है? मोदी जी और अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी, कुछ तो चल रहा है। हम पार्टी के प्रचारक नहीं है, ये बात जरूर कहेंगे, पर जो जिसके अंदर जो अच्छाई है वो तो कह सकते हैं, उसे कहने में तो बोलो कोई बुराई। क्यों जी? सत्य को सत्य कह रहे कैप्टन साहब कि सत्य कहना चाहिए और वो जागृति है चाहे। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारा व्यक्ति बहुत काम करता है, गलती से एक आध काम कुछ इधर उधर हो जाए तो लोग उसी, जैसे कौआ होता है ना, कौआ होता है तो क्या देखता है बोलो विजय जी? वो घाव देखता है, वो चोंच वहीं मारता है। तो बुद्धि के ऐसे लोगों को वही दिखाई देता है। लेकिन याद करना, हिंदू संस्कृति, देश की संस्कृति एकता के बारे में जो व्यक्ति सोच रहे हैं, परंतु कहना चाहता हूं वैसे तो कोई कसर है नहीं, पर जितना बचा जा रहा है उतना बच लो। आज मेरे फोन में एक वीडियो आई है, मैं डालूंगा उसे। खुलेआम में एक मुल्ला ये बात कह रहा है, खुलेआम में, कि मोदी कितने दिन का है, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर देख लेंगे। खुलेआम चुनौती, विचार करना। मैं कह रहा हूँ ये चुनौतियां पीछे आ रही हैं इतने % होकर के, जब सीए और जे जो लागू किया इसे हम जला ही देंगे। और वो ताक में बैठे हुए हैं सज्जनों। हमारे घर में
बढ़िया सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं है। और वहां देख लो, ये हिंदू पता नहीं इसके दिमाग में क्या बात है, ये कहने लगा है अभी हम जगे नहीं है, जब जगेंगे, जब जगने का जगेगा, जब तक तो तेरा काम तमाम हो जाएगा, इससे पहले जग जाए तो अच्छी बात है। क्यों जी? इसलिए जागना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं प्यारे सज्जनों, चंद्रवीर बड़दाई ने एक छोटा सा करिश्मा कर दिया। चौहान के कानों में एक बात कही, और क्या कहा? 4 बांस 24 गज, भाई 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है तू मत चूके चौहान। ये बात किसको समझ में आई बोलो जी? पृथ्वीराज चौहान को समझ में आई, मोहम्मद गौरी को तो पता ही नहीं है। उसने दूरी बताई, लेकिन चौहान एक बात कहता है कि ये तरीका तो कभी महोदय आपने ठीक बताया, लेकिन जो वायदा था वो वायदा तो निभाओ। क्या कि आवाज तो कराओ, वही उसी को तो शब्द वेदी बाण कहते हैं, आवाज होगी। इधर चंद्रवीर बड़दाई कहता है मोहम्मद गौरी से बादशाह कि हाँ क्या, कितना टाइम लगेगा तुम्हें समय? कि अब कोई टाइम नहीं है। कैसे दिखेगा? कि तुम आवाज करो। कि आवाज से क्या मतलब है? कि जब तुम आवाज करोगे तमाशा तुरंत दिख जाएगा। क्या लिखा कवि ने? अरे खड़ा हो जा बली चौहान, अरे आखिरी यही रे लड़ाई है। खड़ा हो जा बली चौहान, आखिरी यही रे लड़ाई है। खड़ा हो जा बली चौहान। दुश्मन घेर लिया झीले में दुश्मन घेर, अरे दुष्ट का मार बना दे तू ढेर। शेर क्यों देर लगाई है? खड़ा हो जा बली क्यों, आखिरी यही रे लड़ाई है। खड़ा हो जा बली चौहान। मोहम्मद गौरी शब्द बोलो। क्या बोलूं? 1 2 3 कह दो। कि ये तो गिनती है, कि गिनती बोल दो, गिनती से ही तमाशा दिखेगा। अरे गौरी कहे 1 2 3, और संभल जा पापी नीच कमीन। अरे छोड़ दिया तीर बींद दिया मीन, जहन्नम दिया रे पठाई है। खड़ा हो जा बली चौहान, आखिरी यही रे लड़ाई है। खड़ा हो जा बली चौहान, आखिरी यही रे लड़ाई है। खड़ा हो जा बली। 1 और 2 ही कह पाया था मोहम्मद गौरी, 3 तो कह ही नहीं पाया। इतने में तो जाकर के वो भुट्टा सा शीश चौहान के कदमों में आकर के उछलने लगा, और जो धड़ था वो सिंहासन से नीचे आकर के गिर पड़ा। जितने गजनी के स्त्री पुरुष थे सब एक दूसरे के दौड़ लगाने लगे, क्योंकि दरवाजा एक ही था। कहने लगे जब हमारे बादशाह को इस अंधे आदमी ने ढेर कर दिया, पता नहीं इसका तीर कहाँ कहाँ घूम जाए। अन्ना आदमी पता नहीं किधर चला गया। ऐसा इतिहासकार ने लिखा है कि जितने महिला थी और बच्चे थे सब पैरों में दब के बहुत सारी क्षति हो गई। मोहम्मद गौरी का तो काम तमाम हो गया। इधर चंद्रवीर बड़दाई ने मोहम्मद गौरी को अपने गले से लगा लिया। चौहान कहने लगा कि अब क्या होगा?
ऐसे इनके चंगुल में तड़प कर के मरना तो अच्छा नहीं है। इसलिए एक काम करो वरदाई, तुम मुझे मार दो और मैं तुम्हें समाप्त कर देता। प्यारे सज्जनों, विचार करना, ऐसे दीवाने जज्बात के लोग जिन्होंने जा करके क्या भाई गौरी मार कविराज भी मारा और पृथ्वीराज से आया है, और तीर मार कर खुद सीने में स्वर्ग को सीधा खाया है। तीर मार कर खुद सीने में स्वर्ग को सीधा खाया है। अरे चौहान की सुनने वालों और बैठे से एक बार खड़े हो लो, और आपस में मिल कर के भैया भारत माता की जय बोलो। आपस में मिल कर के भाइयों भारत माँ की जय बोलो। भारत माँ की जय बोलो, तुम भारत माँ की जय बोलो। इसलिए लिखा वीर भोग्या वसुंधरा, ये भूमि वीरों के लिए बनाई गई। एक ऐसा इतिहास नहीं है, कितने इतिहास है प्यारे सज्जनों, भाई और बहनों, माताओं, जहां पुरुषों ने मिलकर के समाज और राष्ट्र का काम किया है, वहां हमारे देश की माताएं और बहनें भी कभी पीछे नहीं हटी। क्यों जी? एक इतिहास हो तो ये आज समाज के प्रचारक बताएं, हाड़ा रानी ने तो अपना सिर उतार करके दे दिया था युद्ध के मैदान में। किसको? अपने पति चूड़ावत सरदार को। यह है उपवास, यह है उम्र बढ़ाने की बात जो मैंने कही है। छतर सिंह आर्य जी ने ये 100 रुपये पुरस्कार दिया है, उनका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और भैया केवल रात रात हूँ, जिस किसी को देना हो दे देना। हाँ, कल मैं घर जाऊंगा। मास्टर उमेद सिंह जी हटिया निवासी हैं, उन्होंने भी 100 रुपये प्रदान किए हैं, हार्दिक धन्यवाद है। कैप्टन साहब आपने तो बहुत जब कई बार दे दिया, धन्यवाद है, आशीर्वाद है। अच्छा भाई जी,